नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो जिस तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग कल ज्योग्राफ़ी देख रहे थे, उसके तहत मैंने कई सारी चीज़ें आपको डिस्कस की थी, ठीक? तो मैंने कई सारी चीज़ें आपको बताया है, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, लगभग 400-500 क्वेश्चन मैं डेली आपको करा देता हूँ, ठीक? देखिए 300 से तो ज़्यादा ही रहते होंगे। आज हम आगे देखेंगे। दोस्तों देखिए हम अन्य नदियों तक कल स्टार्ट किए थे, तो हम यहाँ तक बता दिए थे, मतलब ये पेज कंप्लीट हो गया था, लेकिन हम कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से दोबारा चलते हैं और बेहतरीन तरीके से नदियों वाला पोर्शन कंप्लीट करके पर्वत पठार में चलते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे क्या करेंगे, हम इंडियन ज्योग्राफी जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम वर्ल्ड की तरफ मूव करेंगे। दोस्तों देखिए वीडियो 5-6 बन सकती है, क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं, मतलब बहुत बड़ी संख्या में क्वेश्चन। लगभग दोस्तों अगर हम बात करें तो कम से कम 90 पेज में दोस्तों क्या दिया है पता है? 90 पेज में दिया है केवल यही, हमारा भारत का भूगोल 90 पेज। 90 पेज का मतलब जानते हो, अगर 400 क्वेश्चन होंगे ना, कितना? 400 क्वेश्चन एक पेज में होंगे तो नचोक 36, 36 और 3 जीरो यानी 36,000 क्वेश्चन हो जाएँगे। आप सोच सकते हैं, मतलब अगर एक पेज में सॉरी एक पेज में 400 नहीं 40 क्वेश्चन होंगे तो 3600 क्वेश्चन हमारे हो जाएँगे। कितने? 3600 क्वेश्चन केवल जो है इंडियन ज्योग्राफी के हो जाएँगे। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा क्वेश्चन है। तो इसीलिए वीडियो अब अगर हम दोस्तों एक दिन में देखिए 15 पेज से ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते ना, क्योंकि 15 पेज से ज़्यादा पढ़ाने का मतलब वीडियो फुल लंबी हो जाएगी और आप ज़्यादा समझ भी ना पाएँगे। तो 15 छक्का 90 यानी लगभग 5 से 6 वीडियो तो बनेंगे ही बनेंगे दोस्तों। कोशिश मैं हमेशा करता हूँ कि कम से कम वीडियो बने, लेकिन मेरी मजबूरी बन जाती है ना, तो इसीलिए आप थोड़ा सपोर्ट करते रहेंगे अगर, तो मैं सारी चीज़ें कवर करा दूँगा। ये बुक मुझे कंप्लीट कराना है किसी भी कीमत पे, ठीक? तो आप लोग बस देखते रहिए, सहयोग करते रहिए। देखिए अगर हम बात करें अन्य नदियों में शुरुआत करते हैं तो पंचेत हिल बाँध जो बना है दोस्तों, वो कहाँ बना है? तो दामोदर नदी घाटी पर बना है, यानी दामोदर नदी पर बना है पंचेत हिल बाँध। अगला है काली व तीस्ता नदी के बीच में, काली व तीस्ता के बीच में मैंने बताया था नेपाल हिमालय है, ठीक? और जो जबकि सतलज और काली के बीच में कौन-सा है? तो हमारा जो है कुमायूँ हिमालय है। और सतलज और सिंधु के बीच में कौन-सा है? तो पंजाब हिमालय है। और उसके बाद अगर हम बात करें तीस्ता और दिहांग, तो या ब्रह्मपुत्रा या दिहांग कुछ भी नाम ले सकते हैं, तो उसके बीच में कौन-सा है? असम हिमालय। चारों मैंने डिस्कस कर दी, कैसे भी क्वेश्चन आए आपको लगा देना है और निकल लेना वहाँ से, ठीक? अगला है भागीरथी अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं, कहाँ? तो देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन-सी है? तो तापी है। देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली पूछा है दोस्तों, ठीक? तो पश्चिम की ओर यानी अरब सागर में गिरती होगी, तो पहली नर्मदा है सबसे बड़ी, दूसरी ताप्ती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि वह नदी जो उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है, वो पेन्नार है। अगला है कि वह नदी जो यमुना से नहीं मिलती है, वो सोन नदी है, जो यमुना से नहीं मिलती है, डायरेक्ट गंगा से मिलती है, ठीक? अगला है नर्मदा के अतिरिक्त सोन दूसरी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन, वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है, तो सतलज नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है दोस्तों, तिब्बत में है। अगला है सबसे छोटी नदी कौन है? तो सोन नदी है। देखिए ऑप्शन के हिसाब से होगा ना, ऑप्शन के हिसाब से हमें जाना होगा। अगला है भारत का दूर नदी बेसिन कौन-सा है? तो दामोदर नदी बेसिन है भारत का दूर, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगला है वह नदी जिसका समागम अरब सागर में है, नर्मदा और ताप्ती दोनों का है, ठीक? अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं। वृक्षनुमा जैसे मान लीजिए एक बड़ी नदी है, ये वृक्षनुमा इस तरह का दोस्तों अपवाह तंत्र बनाती है, ठीक? अब देखिए वृक्ष की टाइप का थोड़ा लग रहा है कि नहीं आपको, टहनी टाइप का, ना? तो ये वृक्षनुमा अपवाह तंत्र है। और ये दक्षिण भारत की नदियाँ ज़्यादा बनाती है, ठीक? गंगा का भी बनता है, ऐसे ही लगभग है, कोई मतलब वो नहीं है। अगला हुआ नदी तंत्र समूह जिसके द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है, तो सिंधु नदी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है। अगला वह नदी जो पूर्व की ओर बहती है वो दामोदर नदी हो जाएगी। वह नदी जो सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है वो तीस्ता नदी हो जाएगी। कौन सी? तीस्ता। अगला क्वेश्चन है ब्यास और रावी नदी के बीच स्थित शहर कौन है? देखिए ब्यास का बा ले लिए है यहाँ, हाँ, रावी का रा ले लिए तो बारी हो जाएगा, बारी दोआब, ठीक? ये क्या हो जाएगा? बारी। जैसे ब्यास और सतलज का बिष्ट दोआब हो जाएगा। अगला है पूर्णा और गिरना नदियाँ जो है ताप्ती नदी की सहायक नदी है, किसकी? पूर्णा और गिरना, ये दोनों ताप्ती की सहायक है। देखिए अगला है मालवा के पठार से होकर बहती है तो बेतवा नदी हो जाएगी। दक्षिण भारत की पेन्ना नदी जो है कहाँ? नंदी पहाड़ी से निकलती है। अगला है चंबल नदी की सहायक नदी है तो बनास नदी है। अगला है गंगा नदी तंत्र से संबंधित है तो सोन नदी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बिहार का शोक के रूप में जानी जाने वाली जो कोसी नदी है, अपने निरंतर बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है दोस्तों। अगला है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ जैसे नुब्रा है, श्योक है, ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है तापी नदी का उद्गम होता है तो ये कहाँ है? सतपुड़ा पर्वतमाला से। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है तो लोहित है, कौन सा है? लोहित। अगला है सूरत से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती है।
अगला है वह नदी जो एक ज्वारनदीय मुख का निर्माण करती है वो नर्मदा है। अगला क्वेश्चन है वह नदी जो दादरा और नागर हवेली में बहती है वो दमन गंगा है। कौन सी है? दमन गंगा। अगला है चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यमुना नदियां जो है कहाँ से, किस राज्य से होकर बहती है? तो ये सभी नदियां जो है हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। अगला अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का एक उदाहरण है, ये किसका है? स्वर्णरेखा नदी जो है इसका उदाहरण है। ठीक, हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। कौन सा है? हुंडरू। हुंडरू मैंने आपको बताया था, हुंडरू को याद कर लो। घुंघरू, घुंघरू किसका है? तो सोने का है। तो घुंघरू यानी हुंडरू, स्वर्ण यानी सोना। ठीक, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है तो लूनी नदी निकलती है। भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची की सहायक नदी कौन सी है? महानंदा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है वह नदी जो अरब सागर में गिरती है वो साबरमती है। क्या है? साबरमती है। अगला है वह नदियां जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है वो नर्मदा और ताप्ती है। कौन सी? नर्मदा, ताप्ती। अगला है वह नदी जो धुआंधार जलप्रपात बनाती हो नर्मदा नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय नदी प्रणालियों के दो प्रकार मौजूद है। कितने? दो। अगला है ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र जो है बारी द्वाब है। कौन सा है? बारी द्वाब है। अगला है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कौन सा है? तो कावेरी जल विवाद है। अगला है गंगा नदी के एक सहायक नदी है तो महानंदा नदी हो जाएगी। पिंडार जो है सहायक नदी किसकी है? तो देखिए पिंडार नदी कहाँ मिलती है? तो कर्ण कर्ण जो कर्ण प्रयाग और अलकनंदा, अलकनंदा जो है जहाँ पे मिलती है किससे? तो वहां कर्ण प्रयाग बनता है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा है, सोन का अमरकंटक है, गंगा के सहायक गंडक है। अगला है गंगा के सहायक नदियां यमुना और ताप्ती भी है। ठीक, अगला है यमुना जो है गंगा से मिलती कहाँ है? तो प्रयागराज, इलाहाबाद, महाकुंभ लगने वाला है, सब लोग आमंत्रित है। अगला क्वेश्चन है कि रामगंगा नदी जो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। कहाँ से? कार्बेट। अगला है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदियां कहाँ है? तो सिंधु की। अगला आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोल्लेरू झील दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है, वे नदियां हैं गोदावरी और कृष्णा। अगला है दो नदियों का एक समुच्चय या सेट जो अपने अपने समुद्र से गिरने से पूर्व विश्व के सबसे बड़े मुहाने का निर्माण करता है वो गंगा ब्रह्मपुत्रा। अगला है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती। अगला क्वेश्चन, वह नदी जो सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है वो कौन सी है? सरस्वती है दोस्तों। मध्य प्रदेश में स्थित है तो क्षिप्रा नदी, यहाँ पे उज्जैन है क्षिप्रा नदी पर, जहाँ कुंभ मेला लगता है। यहाँ भी दोस्तों देखिए भारत में 4 जगह कुंभ मेला लगता है। हनु टिरिक है इसकी। क्या है? हनुमान में जो हनु है ना वही ले लो। देखिए हा से हरिद्वार, ए से इलाहाबाद, ना से नासिक, ऊ से उज्जैन। नासिक जो है किस नदी के? तो गोदावरी नदी के तट पर क्या है? नासिक शहर है। क्षिप्रा के नदी के तट पर उज्जैन है और यमुना और गंगा के संगम पे इलाहाबाद है और गंगा के संग मतलब जो गंगा नदी है वहां पे क्या है? तो हरिद्वार है। सबको याद रखना आपको। उत्तर की ओर बहने वाली नदियां कौन है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन, ये सारी मैंने आपको बताई। अगला है कि कृष्णा की एक सहायक नदी तुंगभद्रा हो जाएगी। देखिए कृष्ण भगवान सबको तंग करते थे। क्या करते थे? तंग करते थे, मतलब छोटे थे तो तंग करते थे। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये कृष्ण, देखिए उसे तंग करना नहीं कहते, वो प्यार करना कहते हैं। जब इधर उधर मतलब भागना, मक्खन चुराना वगैरह वगैरह, तो वो सब हो जाएगा। ठीक, गोपियों को परेशान करना, तो ये सारी चीजें तंग करना यानी कृष्णा तंग तंग हो जाएगा। महाराष्ट्र में स्थित है सवित्री नदी हो जाएगी। वह नदी जो भारत के दक्षिणी भाग में बहती है वो कावेरी और गोदावरी नदी हो जाएगी। अगला है प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का संगम माना जाता है दोस्तों। अगला दिया इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम की 3 नदियों में से भूमिगत नदी कौन सी है? मतलब सरस्वती है। वर्तमान में दिखाई नहीं देती एक्चुअली दोस्तों कहीं पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्राणहिता नदी वेन गंगा नदी के साथ गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक है तो वर्धा है। अगला क्वेश्चन है गंगा का शोक के नाम से जाना जाता है तो दामोदर नदी को कहते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक पहाड़ी। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है और ऐसा नहीं कि अभी यहाँ आया, बहुत आगे भी हम देख चुके हैं कई बार। अगला है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित सुंदरवन का डेल्टा है। अगला है भारत के राजस्थान राज्य से निकलती है तो साबरमती नदी निकलती है। भारत को रावी, ब्यास और सतलज नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देती है तो सिंधु जल संधि देती है। वह नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है वो नर्मदा नदी हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो कृष्णा, कावेरी और जो है गोदावरी नदी हो जाएगी। वह नदी जो भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बनती है वो शारदा नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है बिंद और सतपुरा पहाड़ियों से होकर बहती है तो कौन सी नदी है? नर्मदा। तीस्ता नदी का जल विवाद देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। मैंने अभी कल ही आपको बताया था सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी, ये बांग्लादेश और
भारत के बीच में जल विवाद का कारण है। अगला हुआ नदी जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, तो ताप्ती और नर्मदा दोनों। अब ऑप्शन में कौन है, ताप्ती होगा, नर्मदा नहीं होगा, तो हमें चूज करना पड़ेगा। वह नदी जो मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है वो ताप्ती है। कोसी नदी का स्रोत स्थल माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में है। वह नदी घाटी बेसिन जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है वो महानदी है। अगला हुआ भारतीय नदी का युग्म जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वो नर्मदा और ताप्ती है। आगे अगर हम बात करें मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है दोस्तों, तो वैगाई है। क्या है, वैगाई। अगला है पश्चिम वाहिनी नदी जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है वो नर्मदा हो जाएगी। अगला है वह भारतीय नदी जो एस्चुरी बनाती है वो ताप्ती हो जाएगी। अगला है नर्मदा प्रवाहित होती है तो कौन सी होती है, सतपुरा श्रेणी और बिंद श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होती है। अगला है कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली नदी दोस्तों। अगला है भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं, तो दामोदर नदी हो जाएगी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, इसका रीजन ये है कि इस नदी में जो जीव जंतु है ना वो मतलब बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। अगला है जो मतलब प्रदूषित नदी है मान के चलिए, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में बहती है ना वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उसमें जो कचरा होता है ना इसी नदी में प्रवाहित होता है। अगला है दो नदियों में से पहली दो नदियों के जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृत पत्र या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्मृत पत्र, जैसे आप सुने होंगे यमो, यमो सुने, मेमोरेंडम ऑफ यम, ऐसे कुछ रहता है। ठीक, स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए और राज्यों और नदियों के नाम से है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो केन और बेतवा है ना यही दोस्तों। अगला दिया हगरी, हगरी सहायक किसकी, तुंगभद्रा की दोस्तों। अब देखिए मैं कैसे याद कराता हूँ। तुंगभद्रा यानी तंग कौन करते थे, कृष्ण जी। और कृष्ण जी जिसे तंग करते थे तो जो है गाँव मतलब वो रहती थी ग्वालिया, मतलब वो क्या कहते गोपियाँ, तो वो गोपियाँ क्या लिए रहती थी, गगरी, क्या लेते गगरी, गगरी से हगरी। ठीक, इस तरह देखिए कितना मतलब मजा आ रहा है ना, गगरी हगरी। ठीक, उसके बाद देखिए तुंगभद्रा, तंग यानी तुंगभद्रा, और उसके बाद कृष्ण, वाह क्या बात है। देखिए अगला क्वेश्चन है संकोच नदी सीमा बनाती है, तो असम और अरुणाचल के बीच में बनाती है। वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी। अगला दिया दक्कन पठार में नदियों का प्रवाह होता है तो पश्चिम से पूरब की ओर होता है दोस्तों, पश्चिम से पूरब की ओर होता है। सतलज नदी के उद्गम से संबंधित है तो राक्षस ताल है। अगला है 720 किलोमीटर लंबी, तो ये सीधी सी बात है, रावी नदी 720 किलोमीटर लंबी है और यह हिमालय से निकलकर हिमाचल प्रदेश के चंबा से होकर बहती है। अगला कश्मीर के दक्षिण पूर्व में वेरीनाग से एक झरने से निकलती है झेलम नदी, झेलम नदी वेरीनाग। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि स्पीत नदी, यह नदी जो है सहायक है तो किसकी है, सतलज की। किशन गंगा नदी कल ही मैंने बताया, झेलम नदी, उदी परियोजना। अगला मैंने बताया कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक तो चेनाब हो जाएगी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक है चेनाब। बहुत सारे लोग सतलज मारेंगे अगर ऑप्शन में होगा, लेकिन आपको ध्यान देना है, बताना हमें चेनाब ही है। ठीक, सारी नदियां मिल जाती है कहाँ, चेनाब में, फिर फाइनली चेनाब जाके मिलती है सिंध में। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया झेलम नदी की एक सहायक नदी है पोहरू, क्या है, पोहरू नदी। अगला दिया है नदी जास्कर, जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच में बहती सिंधु। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन दिया है नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में है, तो सिंधु नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में है। क्यों, क्योंकि अरब सागर में गिरती है। अगला है कि अरब सागर में गिरती है तो ये सिंधु नदी हो जाएगी। अगला है घाघरा नदी की सहायक तो सरयू हो जाएगी, सरयू नदी की सहायक शारदा नदी हो जाएगी। सरयू नदी स्थित मतलब सरयू नदी स्थित है तो उत्तराखंड राज्य में, और सरयू नदी अयोध्या भी सरयू नदी के तट पर है। अगला दिया है कि यमुना नदी की एक सहायक नदी कौन सी है, तो चंबल नदी है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा कि हुगली नदी पर मयूराक्षी बांध, दामोदर, कंसगा बाती और रूपनारायण नामक इनकी सहायक नदियां हैं हुगली की। अगला दिया है चंबल नदी, तो यमुना की सहायक है। कितनी बार यार पूछा, देखिए केवल लैंग्वेज चेंज किया है यहाँ ऊपर देखिए दोस्तों, केवल एसएससी ही है ये। देखिए यहाँ देखिए एसएससी सीएचएल पूछा, यहाँ एमटीएस में ये पूछा 2021 में, उसके खटाक से 2000 मतलब ये जो है पूछ लिए ये 2000 मतलब पहले एसएससी सीएचएल पूछे, फिर एमटीएस में लप से वही क्वेश्चन उठा के रख दिए। ये 8 मतलब अगस्त में पूछे, ये सितंबर अक्टूबर में पूछ लिए। सोच नहीं सकते कि क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बार बार। अगला पटना के पास सोनपुर में गंगा से मिलती है तो गंडक नदी हो जाएगी। बर्फ पोषित नदी है तो यमुना नदी हो जाएगी। नेपाल हिमालय में मिलान ग्लेशियर से निकलती है जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है, सरयू नदी। अगला है दक्षिण भारत की ऐसी प्रमुख नदियां हैं जिसे नर्मदा और ताप्ती जो अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अनेर, पंजारा व वाघुर नदी किसकी है, तो ताप्ती नदी की सहायक है। अगला है लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ ताप्ती नदी
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। अगला है ताप्ती नदी का बेसिन जो है दोस्तों कितना है, तो यह 65,000 के क्षेत्रफल में फैला है, जिसमें से लगभग 80% जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे अगर हम बात करें तो नर्मदा और ताप्ती नदियां एक दूसरे को लगभग समानांतर बहती हैं, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। अगला है कि नर्मदा नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी होने के साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है। कौन सी? नर्मदा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राज्य झारखंड ब्राह्मी, खरकाई और स्वर्णरेखा नदियों का स्रोत है। अगला है कि बनास नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है दोस्तों। अगला है कि ऋषिकुल्या मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है। ऋषिकुल्या नदी जो है उड़ीसा में है दोस्तों। कहाँ है? उड़ीसा में है ऋषिकुल्या नदी, राज्य में प्रवाहित होती है। एक प्रायद्वीपीय नदी है, नर्मदा नदी है। मीठी नदी गुजरती है मुंबई शहर से, माँ से मुंबई, माँ से मीठी। अगला है पेन्नान नदी का उद्गम स्थल राज्य कौन सा है, तो कर्नाटका है। अरब सागर में जाकर गिरती है तो माही नदी गिरती है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जो है तिरुट्टनी से होकर बहती है, तो कौन सी नदी है? नंदी नदी है दोस्तों। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, तो नर्मदा नदी। अगला है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो साबरमती है। अगला है कि प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है। अगला है कि मंगलुरु शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है, तो मंगलुरु हो जाएगा। पूर्व में दिशा की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ब्राह्मणी। ठीक। अगला है कि हिमालय की अधिकांश नदियां जो है बारहमासी है, यानी 12 मासी नदियां हैं, वर्ष भर इसमें जल रहता है। अगला नदी है कि भारतीय रेगिस्तान का एकमात्र नदी, तो लूनी नदी है, कच्छ के रन में विलीन हो जाती है, अरब सागर में नहीं मिलती है दोस्तों। अगला है मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू के पास से जो नदी निकलती है वो चंबल है। अगला एकमात्र नदी जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है वो लूनी नदी है। अगला है कि प्रायद्वीपीय राज्य त्रिपुरा में आपको मोहरी नदी मिलेगी। कौन सी नदी? मोहरी नदी। अगला है कि कृष्णा नदी की सहायक कौन सी है? तुंगभद्रा। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया, 4-5 बार आपको दिखा चुका हूं मैं। ठीक। अगला देखिए लूनी कितनी बार, ये देखिए पूछ रहा बार बार, ये रोहतांग नदी से रावी नदी निकलती है, चंबा घाटी में होकर बहती है। अगला नदी है कि लूनी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान के अंदर झील से में बहती है। अब क्या बताएं यार, कितना मतलब बार बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे देखिए तिराप और नोवा नदी भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में बहती है, मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है। अगला है कि दामोदर नदी की सहायक है, तो बराकर नदी। कौन सी? बराकर। लिखा केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है, जो दो राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। अगला है दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम स्थल भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। अगला है बनास नदी की दक्षिणी सहायक नदी भेड़च राजस्थान के उदयपुर जिले से निकलती है। अगला है कि सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से जानते हैं, ये बराक नदी कहाँ से, सॉरी सुरमा नदी या बराक नदी, ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। देखिए सहायक नदियां और इनका देखिए मालप्रभा कृष्णा जी के हो जाएंगे, हेमावती, कावेरी, मंजरा गोदावरी, प्राणहिता गोदावरी। अगला क्वेश्चन फिर देखिए गंगा, सोन, ठीक, मंजरा सहायक है गोदावरी की, कृष्णा, भीमा, कृष्ण और भीम देखे होंगे आप, तो अर्जुन केन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है रिहंद, रिहंद बांध रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा, माता टीला बांध, बेतवा, और जो है पोचमपाद मोस्ट इंपोर्टेंट है गोदावरी, ये तेलंगाना में है। ठीक। पोचमपल्ली, पोचमपाद। अगला दिया गोदावरी, तो इसकी सहायक है मतलब गोदावरी की सहायक है वैनगंगा। नर्मदा की तवा नदी, तावा पे नर्म नर्म रोटी बनती है यानी नर्मदा। कृष्णा दूध गंगा, कावेरी है ही नहीं इसमें कुछ। अब देखिए नदियों के किनारे स्थित शहर बहुत इंपॉर्टेंट है, शहर या नगर। जैसे यमुना नदी के तट पर कौन है? दिल्ली है। और अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर देवप्रयाग है। जम्मू स्थित है तवी नदी के तट पर। जैसे जम्मू तवी ट्रेन सुने कि नहीं आप, जम्मू तवी ट्रेन जो जम्मू कश्मीर जाते हैं, इससे लगभग जाते हैं हमारे वहाँ के लोग। तो जम्मू तवी जो ट्रेन है ना, इसी के नाम पे है। देखिए तवी नदी और जम्मू, जम्मू तवी ट्रेन सुने होंगे आप, तो नाम आप सोचे हैं इससे पहले? ना सोचे होंगे, लेकिन आज सोचिएगा कि इसका रीजन क्या है। अगला है मूसी नदी के किनारे है, तो हैदराबाद है। मदुरई शहर स्थित है, वैगई नदी के तट पर मदुरई स्थित है दोस्तों। साबरमती नदी के तट पर बसा शहर है अहमदाबाद। गोदावरी नदी के तट पर नासिक है, मैंने अभी ऊपर ही बता चुका हूँ। हुगली नदी के तट पर बसा है कोलकाता। यमुना नदी के तट पर है आगरा। कानपुर के गंगा के किनारे है कानपुर। ठीक। अगला देखिए गोमती नदी के तट पर लखनऊ है, बता चुका। जबलपुर, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा हो जाएगा। कृष्ण जी की हमेशा विजय होती है, विजयवाड़ा। गंगा नदी नहीं बहती है, तो अरुणाचल प्रदेश में कहाँ बहेगी? ये तो कोई भी बच्चा बता देगा, छोटा सा बउआ।
ठीक। अगला है यमुना और बेतवा नदियों का संगम है तो हमीरपुर में है। अगला है काराकोरम की दक्षिण सीमा बनी हुई है भारत के गिलगित नदी से। अगला है विष्णु प्रयाग नदियों के संगम पर स्थित है तो धौली गंगा और अलकनंदा। अगला है धौली गंगा स्थित है तो भुवनेश्वर में। लेह अवस्थित है तो सिंधु नदी के दाएं तट पर। अगला है नासिक अवस्थित है तो गोदावरी नदी के किनारे। औरंगाबाद शहर का पुराना नाम क्या है? खिरकी। अगला है कोल्हापुर शहर कि नदी के किनारे स्थित है तो पंचगंगा नदी। ठीक। अगला उज्जैन नदी के तट पर स्थित है तो क्षिप्रा स्थित है उज्जैन नदी के तट पर। अगला हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में स्थित है संबलपुर। ठीक। देखिए अपने यहाँ जो यूपी में अभी दंगा हुआ है ना बाबरी मस्जिद को, सॉरी एक मस्जिद थी शाही जामा मस्जिद, वो संभल है, क्या है? भल, बा है दोस्तों, भा है, संभलपुर। ठीक। कहीं क्वेश्चन बना दिए बहुत कंफ्यूज होंगे आप लोग। यह संबलपुर क्या है? इसमें बा है, ध्यान से देखेंगे क्या है? बा है, यहाँ भा है। अच्छा ये रीजन आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ जो शाही मस्जिद का। इसमें क्या था, कुछ लोग गए मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां गए तो उसका सर्वेक्षण कराने को कहा। उन्होंने कहा कि जो जहाँ शाही मस्जिद है वर्तमान में शाही जामा मस्जिद, वहां पे पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था। जो आदेश दे दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, मतलब डायरेक्ट कि जाओ सर्वे करो, उसी दिन वो टीम पहुंच भी गई। जब उस दिन पहुंची तो पथरावबाजी वगैरह वगैरह शुरू हो गया। अच्छा अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि पहले ही दिन, मतलब जिस दिन लोग गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो पहले ही दिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सर्वे देने को क्यों कहा? मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तुरंत कह दिया। इसका रीजन है सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन 2022 में। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ थी, उसमें जो मुख्य न्यायाधीश है सीजीआई, मतलब मुख्य न्यायमूर्ति जो है बैठे हुए थे। तो उन्होंने मतलब डिसीजन दिया था कि जो धार्मिक, हमारा जो धार्मिक स्थल कानून है वो मतलब 1991 के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर मतलब किसी भी मंदिर का हमें चरित्र या मस्जिद का हमें चरित्र जानना है तो हम उसका मतलब जान सकते हैं, वो उसके मतलब चरित्र में बदलाव नहीं होगा। यानी हम उसके बारे में जान सकते हैं लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो उन्होंने तुरंत धड़ाक से डिसीजन दे दिया। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं सोचा होगा कि अगर हम ये डिसीजन देंगे इस तरह का तो संघर्ष हो जाएगा? दोस्तों सोचा जरूर होगा, लेकिन फिर भी उसके बाद दे दिए, अब क्या ही है, इसे आपको सोचना होगा थोड़ा। तो उसमें बहुत सारी चीजें हुई, 2 लोग की जान चली गई, बहुत सारा आप देखे होंगे, बहुत सारा राहुल गांधी जी गए थे तो उनको रोक दिया गया था वगैरह वगैरह, अरे बहुत सारा। ठीक। तो थोड़ा बहुत ये सब मतलब एग्जाम ओरिएंटेड आपको देखना होगा, सोचना होगा, माइंड डेवलप करना होगा थोड़ा। ठीक। तो ये संभलपुर हो जाएगा। अगला ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है डिब्रूगढ़। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है कानपुर। महानदी के तट पर स्थित है कटक। उसके बाद चंबल नदी के तट पर स्थित है कोटा। अगला है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित शहर है बद्रीनाथ। ठीक। अगला है कि मुठा नदियों के तट पर स्थित शहर है तो पुणे। अब देखिए यहाँ लिखा तटीय भाग और द्वीप समूह, देख लेते हैं। देखो कोरोमंडल तट, ये है पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र भाग को कोरोमंडल तट। अभी आप देखेंगे साइक्लोन फिलांग आया है, साइक्लोन फिलांग है शायद नाम उसका, आप देख लेंगे। सऊदी अरब ने नाम रखा है, इंडोनेशिया क्षेत्र में बना है। इंडोनेशिया, श्रीलंका और आप देखेंगे तमिलनाडु का जो ये वाला हिस्सा है ना कोरोमंडल तट, चेन्नई वगैरह में बहुत ज्यादा तबाही मचाया था यहाँ दोस्तों। स्कूल स्कूल बंद कर दिए गए थे पुडुचेरी वगैरह में। तो ये कोरोमंडल तट है। ठीक। तो पूर्वी भाग में ही टकराया था, तो कभी पूछ सकता है एग्जाम बन सकता है। ठीक। तो ये चीज है, कोरोमंडल तट है, ये वाला कोरोमंडल तट होता है। ठीक। यहाँ पे जो मतलब लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, वर्तमान में हो सकता हो रही हो वर्षा, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा जुड़ी है बंगाल की खाड़ी से, बताने की जरूरत नहीं है। भूटान, चाइना और म्यांमार की सीमा जुड़ी हुई है अरुणाचल प्रदेश से। अगला भारत का सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है तो चेन्नई में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है तो पूर्व में स्थित है। बंगाल खाड़ी भारत के पूर्व में स्थित है, बिल्कुल सही है। पश्चिम में कौन है? अरब सागर है। भारत के पूर्वी तट एक है निम्न अवसादी तट, पूर्वी जो तट है ना निम्न अवसादी तट, कहने का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों मैक्सिमम नदियां इधर बहती है कि नहीं? सीधी सी बात, आप जानते होंगे कि जो भारत का ढलान है ना इस तरह है, ज्यादा झुका हुआ किधर है? पूरब की ओर। तो अब जब नदियाँ इधर बहेंगी तो सीधी सी बात अपने मतलब अपने साथ गाद मिट्टी काट के लाएंगी, जब काट के लाएंगे सीधी सी बात, तो ये मतलब तट क्या होगा? समुद्र से यहाँ पे जमा करती जाएंगी, तो ये तट बढ़ेगा कि नहीं समुद्र की ओर? आगे धीरे धीरे बढ़ेगा, नहीं एक दिन में नहीं बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा दोस्तों। तो ये क्या है? अवसाद से ही तो निर्मित है। तो लिखा नहीं है कि पूर्वी तट है तो एक निम्न अवसादी तट है, समझ में आया कि नहीं? अगला कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरीय केंद्र कौन है? तो नागपट्टनम। अगला दिया है कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है तो कोरोमंडल तट। अगला दिया है श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है तो पुलिकट। अब पश्चिमी भाग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इलाके के ऊंचे क्षेत्र और खारे रेतीले समतल मैदान और दलदली भूमि तो कच्छ कदन है। पश्चिमी घाट पठारों का ढलान है दोस्तों, बहुत ज्यादा ढलान है। ठीक।
अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय राज्य जिसकी सीमा अरब सागर से जुड़ी है, तो गुजरात हो जाएगा। पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम क्या है? मालाबार क्षेत्र है। एक पर्वत श्रृंखला जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम तट के लगभग समानांतर चलती है, वो दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षक केंद्र में से एक है। कभी कभी से इसे भारत के महान ढाल कहते हैं, तो पश्चिमी घाट हो जाएगा, भारत के महान ढलान। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है इलायची पहाड़ियां। पश्चिमी घाट प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा करते हैं पर्वतीय। अगला है कोरी क्रीक। कोरी क्रीक स्थित है कच्छ के धन में। निवेशिका जिसे कहते हैं केरल के कुट्टीनाड या कुट्टर, ये सबसे न्यूनतम क्षेत्र है दोस्तों, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला दिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, मैंने बताया ही कल ही, माजुली द्वीप हो जाएगा। बहुत बार पूछा, दवा के क्वेश्चन पूछा, पेट वगैरह सब में पूछ लिया। अंडमान और निकोबार द्वीप, अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप समूह भारत की कुल तटीय रेखा कितनी? 7500 किलोमीटर है लगभग। एमरोड द्वीप समूह कहाँ है? तो एमरोल्ड द्वीप समूह है अंडमान निकोबार। अगला है 12 प्रवाल द्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप। ठीक, भारत का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में बैरन द्वीप है। अगला दिया भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर कोमोरिन कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। अगला भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कहाँ है? तो पाराद्वीप है। अगला दिया है ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट है। अगला दिया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी। अगला है नेत्रानी द्वीप कहाँ है दोस्तों? तो ये है लक्षद्वीप। दोस्तों देखिए, स्पीड थोड़ी ज्यादा लगती है, मैं चाहता तो आराम से पढ़ा सकता है इस तरह। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है, तो पाराद्वीप। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्रेट निकोबार द्वीप के पश्चिम भाग में स्थित है इंदिरा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित बंगाल की खाड़ी। कोई फायदा नहीं दोस्तों, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे, ना मतलब इतना टाइम है कि हम इसमें मतलब इसी में इन्वॉल्व रहें, समझ रहे हैं? बेवकूफ़ बनाना काम नहीं है, जहाँ कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हमें कराना है हर हाल में, ठीक दोस्तों। तो आप इसलिए समझिए, थोड़ा स्पीड है उसे कंट्रोल कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से। लिखा हुआ भारतीय प्रदेश जिसमें 300 से अधिक द्वीप हैं और एक सेलुलर जेल है, तो कहाँ है? अंडमान निकोबार। दोस्तों मैं बता दूं, पूरे यूट्यूब पे उठा के देख लो, जितने प्रैक्टिस होंगे यही क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे, यही सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं भाई। 2023 तक अपडेटेड है, आप सोच सकते हैं। तो क्वेश्चन अच्छा कौन लाता, प्रीवियस ईयर कराओ, कौन नया कराता, मुझे बताओ। पूरे जाके यूट्यूब पे खंगालो भैया, सीधी सी बात है, यही क्वेश्चन सब लोग कराएंगे, लेकिन बशर्ते कि वो डिजिटल बोर्ड में कराएंगे तो 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन लाएंगे, 1 घंटे चूतिया उसी में बनाएंगे, वही व्याख्या करते रहेंगे अलग अलग। यही इसी में से मान लो 4 क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन 4 लिख लिए। अब 4 ऑप्शन लिख के एक एक चीज जानकारी दे दिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन करा तो मान लीजिए 100 क्वेश्चन करा दिए, लेकिन घंटा कितना खाए? एक। और हम 1 घंटे में 500 क्वेश्चन कम से कम 16 पेज पढ़ाएंगे दोस्तों, कम से कम 15 से 16 पेज। सोच लो, हम बता रहे हैं ना, अगर 40 क्वेश्चन होंगे एक में, तो 16 चौको 68, यानी लगभग 600 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको समझना होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना होगा। लिखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट के निकटतम है मलेशिया। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है, तो अमीनी द्वीप। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय द्वीपों में से एक द्वीप जो भारत और श्रीलंका के मध्य है, रामेश्वर। अगला दिया है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? साल्सेट। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो ये अगर भारत है यहाँ पे और यहाँ श्रीलंका है, कोई जहाज अगर यहाँ से इधर आना चाहती है तो ये इतना घूम के आती है दोस्तों, बहुत मतलब दूरी तय करनी पड़ती है उसे, लगभग 30 घंटे ज़्यादा समय लगता है। यहाँ से कोई जहाज निकले तो 30 घंटे में यहाँ पहुँचेगी। अगर सोचिए यहाँ पे हमारा कुछ बन जाए, ऐसा मतलब एक नहर बन जाए या कुछ बन जाए, तो हमें आराम ना हो जाए, कितना मतलब बहुत दूरी कम हो जाएगी दोस्तों। यहाँ से आएंगे इधर, इधर से इधर, तुरंत हो गए कि नहीं, आप सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसका रीजन क्या पता है? ये देखिए, ये हमारा रामेश्वर आइलैंड है। ठीक, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी। फायदे तो भी बहुत सारे होंगे, लेकिन बहुत सारी चुनौतियाँ भी आएंगी दोस्तों, समझ आए कि नहीं? तो ये चीज़ है, हमेशा दो पक्ष होते। आप ये लेकिन जानते ना होंगे शायद कि इतना घूम के भारत मतलब इधर आता है दोस्तों। देखा, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला साल्सेट है, मुंबई इसी पर स्थित है दोस्तों। अगला है कि पाक की खाड़ी अवस्थित है, तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच वेलिकोंडा, मैंने बताया था जहाँ कोंडा लगे वहां हमें जाना, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश कहाँ है? पूर्वी घाट। अगला दिया है कि वह द्वीप जो भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता, मिनकॉय। मिनकॉय, मालदीव और लक्षद्वीप। मिनकॉय, मालदीव, सॉरी, लक्षद्वीप, मिनकॉय, मालदीव। लक्षद्वीप, मिनकॉय, मालदीव, मैंने बताया था ना, 8 डिग्री, 9 डिग्री चैनल, आपको मैंने बताया है दोस्तों, तिरिक उरिक सब बताया है, देखेंगे शुरू से वीडियो तभी समझ पाएंगे।
द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्री तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीप कितने हैं? तो 572। दोस्तों जितनी तेज और जितने बेहतरीन तरीके से मैं बता देता हूँ ना, कोई नहीं बताएगा। आप भी जानते हैं, मैं भी आपकी तरह मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन पढ़ने का तरीका बस अलग है। आपका और हमारा सबका अलग-अलग होता है ना, तो वही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवीलॉक द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला है, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप या द्वीप समूह कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। अगला है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार। अगला दिया है, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? मालदीव। अगला है, पश्चिम तट पर स्थित एक द्वीप कौन सा है? एलिफेंटा द्वीप है, जो पश्चिम तट पर स्थित है दोस्तों। ठीक, इसका नाम जानते हो कौन दिए थे? तो पुर्तगाली दिए थे इसका नाम, पश्चिम एलिफेंटा। अगला है, प्राद्वीपीय। देखिए ये कभी तो आप मतलब टाइम मिलेगा तो पढ़ाएंगे दोस्तों, बहुत सारी पढ़ाने को बहुत है हमारे पास कंटेंट, लेकिन बस ये है कि हमें पेपर के हिसाब से देखना चलता है थोड़ा। अगर अभी हम थोड़ा फैलना शुरू करें पीसीएस या आईएएस लेवल में, तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो ये जो ग्रीन हरित या अभी जो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये सब उसी का पार्ट है कि उससे क्या चुनौतियाँ आएंगी, क्या दिक्कतें हैं, ये सब आपको समझना होगा। लेकिन हाँ, ये एक बार हम पढ़ लेते हैं तो हमारे माइंड में बहुत लंबे समय तक रहता है, हमें कुछ याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फैक्ट अपने आप याद हो जाएगा। देखिए लिखा है, चलिए यहाँ पे आते हैं अन्य तथ्य पे। लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप है। अगला, भारत की समुद्री तटीय सीमा दूरी तक समुद्र में फैली हुई थी? तो 12 समुद्री मील। अगला, हुआ जल पट्टिका जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है? पाक जलडमरू मध्य। प्रवाल शैलमाला का एक प्रकार है? तो प्रवाल द्वीप है। अगला है, केरल तट को इस नाम से भी जाना जाता है? मालाबार तट। अगला दिया है, भारत का वह शैल समूह जो अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? गोंडवाना समूह। अगला है, वेलिकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा है? तो पूर्वी घाट का है। आगे हम बढ़ते हैं, वयंत सखोधर ये क्या है? कच्छ की खाड़ी। पीदम कहाँ है? द्वीप, ये खंभात की खाड़ी। द्वारका तो पता ही होगा, अरब सागर तट पर। दीव कहाँ है? काठियावाड़ तट पर। अब हम देखते हैं प्रमुख घाटियां, प्रपात और झीलें। देखिए दोस्तों, घाटी के जैसे मूक या साइलेंट वैली केरल में है। कांगड़ा घाटी, कांगड़ा और कुल्लू ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और नुब्रा घाटी कहाँ? सियाचिन ग्लेशियर में है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। ठीक, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। कौन सी नदी है? तो इंद्रावती नदी है। नदी भी याद रखना। और इंद्रावती किसकी सहायक? तो गोदावरी की सहायक है। सब लिंक करना है दोस्तों, पढ़ना बहुत पड़ेगा ना। सियाचिन ग्लेशियर जो है, और देखिए फर्जी कोई चीज़ है नहीं इसमें दोस्तों, सारे पीवाईक्यू और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में देखना यहीं से मिलेंगे। अभी पीसीएस का एग्जाम होगा तब देख लेना, और जितने भी वनडे एग्जाम होंगे तो आपको देखना ही है। लिखा, सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में है? तो मिलान है। अगला है, भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है? तो दामोदर घाटी। अगला है कि युमथांग घाटी स्थित है? तो सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन दिया, एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? तो डोंग घाटी है। अगला क्वेश्चन है, पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के विशाखापट्टनम शहर के निकट स्थित है? भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो गांधी कोटा की विशाल घाटी। अगला है कि गंडी कोटा घाटी जिसे भारत की बृहद घाटी भी कहा जाता है, ग्रेट कैनियन ऑफ इंडिया, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रपात की अगर हम बात करें दोस्तों, तो लिखा है थोसे घर वाटरफॉल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नर्मदा नदी द्वारा निर्मित है धुआंधार जलप्रपात। वह भारतीय जलप्रपात जिसमें राजा, रानी, रॉकेट और रोलर नामक 4 अलग-अलग झरने हैं, वो जोग है। कौन सा? जोग। कुचिकल कहाँ है? तो कर्नाटका में जलप्रपात है कुचिकल। अगला है कि कर्नाटका में जोग या गोरसप्पा जलप्रपात इसे ही कहते हैं दोस्तों। अगला, चित्रकोट जलप्रपात, तो वही जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ का है। अब देखिए यहाँ भी एक चीज आप समझिए, ये बांध, वह बांध जिसके निर्माण के लिए विश्व बैंक ने शुरू में धन दिया था, परंतु पर्यावरण संबंधी मुद्दों और विस्थापित के पुनर्वास हेतु भूमि अधिग्रहण की अनिश्चितता के चलते बाद में इस परियोजना को हाथ हटा लिए थे सरदार सरोवर बांध। बूढ़ा घाघ प्रपात कहाँ है? बूढ़ा नदी पर। अगला दिया है कि हुंडरू जलप्रपात घुंघरू, तो सोना यानी स्वर्णरेखा नदी। अगला, वराही नदी पर कुचिकल जलप्रपात है कर्नाटका में, वराही नदी पर, कई बार पूछा, मोस्ट इंपोर्टेंट। दूध सागर जलप्रपात गोवा नदी पर, आप मूवी देखे होंगे चेन्नई सुपर किंग, वहां आपको नजर आएगा। वेनिया जलप्रपात मेघालय में है, कहाँ है? मेघालय में वेनिया। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है? तो यहीं पे है, मेघालय में ही। ठीक, अगर एलिफेंट यानी हाथी जल, अगर हम हाथी जलप्रपात या एलिफेंट अगर हमारे ऊपर चढ़ जाए तो मैं घायल हो जाऊं, यानी मेघालय। ठीक, अगला, ये जोग जलप्रपात कर्नाटका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, जोग शरावती नदी पर स्थित है दोस्तों, गोरसप्पा जलप्रपात कहते हैं, मैंने आपको बताया ही ऊपर। सब रिपीट हो रहे हैं, सब रिपीट रिपीट कर रहा है दोस्तों। लिखा है सॉरी दोस्तों, लिखा है सिरकी जलप्रपात, ये कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में। चुलिया जलप्रपात राजस्थान में पड़ता है। झारखंड में स्थित जलप्रपात कौन है, हुंडरू है। हुंडरू जलप्रपात नदी है स्वर्णरेखा नदी। थोसे घर जलप्रपात कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अगला दिया है होगेनकल जलप्रपात स्थित है तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, होगेनकल जलप्रपात कहाँ है तो कावेरी नदी पे। और किन्नरम झरना स्थित है तो मेघालय राज्य में। गोवा कर्नाटका सीमा पर दूध सागर जलप्रपात है मांडवी नदी पर। अगला शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी। जोग जलप्रपात शरावती नदी। वट्टापरई पछियार नदी। धुआंधार नर्मदा नदी। देखिए, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण झरना है दोस्तों। उड़ीसा में तप्तपानी है। महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी है। राजस्थान में नारायणी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है गर्म झरने, ठीक। ये गीजर होते हैं एक प्रकार के प्राकृतिक। अगला दिया बरकाना। बरकाना कहाँ है, ये जलप्रपात कहाँ है, कर्नाटका में। खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा में। पीसीएस इसी तरह क्वेश्चन बनता है जो सुने ही ना होंगे आप। जैसे देखिए, हम मुझे एक तो बताएं, पलानी याद था, पलानी हिमाचल प्रदेश, ठीक। और ये खंडाधार ये कहाँ है, उड़ीसा। बाकी ये सब नए वाले हैं, वाझचल केरल। अब दोस्तों इसी में से कभी बन जाएगा, अगर क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा हमें याद रखना होगा। देखिए, झीलें की बात करें, उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील महानदी जो है दक्षिण की ओर स्थित चिल्का झील। दोस्तों इसमें मुझे कुछ ज्यादा लगता ही नहीं क्वेश्चन की बहुत मतलब हो, कुछ क्वेश्चन छोड़ दो तो बहुत ईजी है सारे। चिल्का झील उड़ीसा में है। तैरते हुए द्वीप फुमडी, ये दोस्तों जानते हो कहाँ है, लोकटक झील जो है ना वही फुमडी है। ये घास होती है एक प्रकार की, इस पे जब हिरन चलता है ना तो ये उछलता रहता है, इधर इधर ये झील होती रहती, मतलब ये फुमडी होती रहती, तो लगेगा डांसिंग डियर वो नजर आएगा। जबकि वो डांस नहीं कर रहा है, लेकिन इस पे जब वो चढ़ता है ना तो ये मतलब नीचे धंसने लगती है, फिर उछल के वो दूसरी पे कूदता है, तो इस तरह वो डांसिंग डियर हो जाएगा। खारे पानी की झील पुलिकट झील, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। लोनार महाराष्ट्र में है। उल्कापात से निर्मित है बुल्ढाना, तो ये बुल्ढाना जिला है दोस्तों, लोनार है। भारत की सबसे बड़ी खानी पानी की झील, मतलब भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील महानदी डेल्टा में, ठीक, चिल्का झील है। महानदी डेल्टा में चिल्का झील है। यहाँ देखिए कितना गजब बना दी, देखिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हमें पता है चिल्का झील है, ऑप्शन में चिल्का दिया ही नहीं है, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि चिल्का झील है कहाँ, तो ये महानदी के डेल्टा में। बताइए मजा आया कि नहीं, है ना बेहतरीन। तो अच्छे से पढ़ोगे तभी कर पाओगे। राजहंस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है चिल्का झील। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील, ठीक। अगला है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है सोमगा झील, कौन सा है, सोमगो झील। सांभर झील राजस्थान में है। लिखा है भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील उड़ीसा वही चिल्का है। भारत के जम्मू का, देखिए चिल्का का नाम बदल बदल के क्वेश्चन आ रहा है। भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित झील है डल झील है। नैनीताल है उत्तराखंड में। उमियम झील जिसे 12 पानी झील के नाम से जानते हैं मेघालय में है। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है, उलर झील हो जाएगा। देख अरे बाप रे बाप, लेवल देख कितनी बार पूछा है। अगला क्वेश्चन, उलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो स्थित है तो जम्मू कश्मीर में है। सिक्किम राज्य में स्थित है तो खेचिओ पालरी झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील या लैगून है। और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी छिछली लैगून झील है चिल्का उड़ीसा। वह झील जो भारत के 2 राज्यों से सीमा बनाती है। अब इसमें है ही नहीं दोस्तों, ऑप्शन में क्या दिया था भगवान जाने। कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे। लिखा है भारत वर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का है। वह जलाशय या रिजर्वायर जिसमें मध्य प्रदेश के हरसूद नगर जलमग्न हुआ। इंदिरा सागर। रहस्यमयी झील रूपकुंड झील है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड में है। मुंबई की मीठी नदी निकलती है तो विहार झील से निकलती है। भारत में फुलहर झील स्थित है उत्तराखंड में। गोमती नदी निकलती है फुलहर झील से। अगला क्वेश्चन है चिल्का झील, ये पीलीभीत में स्थित है। लिखा है चिल्का झील एक खारे पानी का जलाशय है या लैगून, ठीक, जो उड़ीसा राज्य में कौन कौन से जिले हैं तो पुरी है, खुर्दा है और गंजाम है। अगला है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट है। भारत की सबसे बड़ी झील है वेम्बनाथ झील है। भारत की सबसे बड़ी पूछा है, ठीक दोस्तों, बड़ी नहीं होना चाहिए एक्चुअली, लंबी होना चाहिए वेम्बनाथ, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है डल झील, श्रीनगर से ज्वेल। अगला दिया है सूर्यधार झील कहाँ है, उत्तराखंड में है। अगला हुआ खारे पानी की झील कहलाती है यानी लैगून जो सैंडबार यानी जो है वही अवसाद जो है ना उससे और स्पिट की मदद से समुद्र से अलग होती है। अगला दिया कोलेरू झील स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पुकेदो
कोदे झील है केरल में, भूसी झील है महाराष्ट्र में, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का, लोकटक झील मणिपुर, रेणुका हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी का उद्गम राकस झील से, सांभर राजस्थान में है, चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा, केरल में स्थित झील है वेम्बनाड। अगला है दक्षिण भारत की एकमात्र गोकुल झील मानी जाती है तो केरल में है चालकुडी झील। कौन है? चालकुडी झील, सॉरी चालकुडी। ठीक। अगला विश्व के बेसाल्टिक उल्का प्रभाव से बनने वाला विशालतम गड्ढा महाराष्ट्र में है। प्रसिद्ध उलर झील और डल झील जम्मू कश्मीर में है। अंशुपा झील कहाँ है? उड़ीसा में है। प्राकृतिक बांध द्वारा पानी के बड़े हिस्से से अलग पानी का झील लैगून है। बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर है तो हिमाचल प्रदेश। भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है चिल्का झील। उड़ीसा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील है तो चिल्का झील है। ठीक। अगला है कि अष्टमुडी आर्द्रभूमि झील स्थित है तो केरल में स्थित है। अगला है रूपकुंड झील स्थित है तो हरियाणा में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है मणिपुर में। अगला एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है राजस्थान के डेवर झील। अगला है विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर स्थित है तो डल झील। ठीक। अब हम आगे देखते हैं। पुलिकट झील तमिलनाडु में है, चिल्का उड़ीसा में है, उलर कश्मीर में है, सांभर राजस्थान में। अगला देखते हैं। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। वेम्बनाड केरल में है। नदी कुंड उत्तराखंड में है। चिल्का उड़ीसा में है। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। अन्य तथ्य में देख लेते हैं। टाइम पहले देखते हैं। कंप्लीट करें क्या? देख लेते हैं एक सेकंड दोस्त। हाँ ठीक है, दर्रे फिर कल से करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं, ये खत्म हो जाए। देखिए सियाचिन हिमनद क्या है? नुब्रा घाटी। क्या है? सियाचिन मतलब हिमनद, नुब्रा घाटी, बैफो हिमनद, ब्राल दोह घाटी, बराह सिगरी हिमनदी, चंद्र घाटी और सोना पानी हिमनदी चंद्रा घाटी लाहौल। लिखा है वह कारण जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है वो पश्चिमी विक्षोभ है। लिखा है चौरा बड़ी ग्लेशियर कहाँ? केदारनाथ मंदिर के उत्तर। सियाचिन हिमनद क्षेत्र स्थित है तो काराकोरम पर्वतमाला में। हिमनदी ग्लेशियर है तो बर्फ के जमाव से। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। अगला दिया है ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर नुब्रा घाटी में स्थित दुनिया की दूसरी सबसे लंबी ग्लेशियर का नाम है सियाचिन। अगला है गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन, संरक्षण और कायाकल्प के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया है नमामि गंगे कार्यक्रम। ठीक दोस्तों, तो इतना हम कर लेंगे, फिर हम कल से यहाँ देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। दोस्तों जब हमारी ये सारी वीडियो कंप्लीट हो जाए तो एक वीडियो में बना दूंगा पूरी, मतलब एक साथ करके। तो उस एक साथ वीडियो में क्या होगी, मतलब 3600 क्वेश्चन एक साथ आपको मिल जाएंगे। 3600। ठीक। तो मतलब लेकिन अभी नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा उसमें, हो सकता है 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए। तो मतलब आपको ऐसे देखना होगा। देखिए थोड़ा थोड़ा देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एक साथ 4-5 घंटे देखेंगे तो आपके लिए नुकसान होगा। तो आप बाकी पढ़ते रहिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं। हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो गई, उसे जब मन कहे देख लिया करिए लेट करके। और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। जीएस पॉइंटर मैंने पूरी करा दी है, जीके संगम मैंने करा दिया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने करा दी है। तो आप लोग वो देख लीजिएगा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।